वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य के आज की कड़ी में। आज हम देखेंगे अपना जो हमारा क्वेश्चन है 81 से लेके 100 तक 20 क्वेश्चन देखेंगे। 4 भाग इससे पहले हो चुके हैं। PYQ हम देख रहे हैं, यूथ कंपटीशन का 2021 का पेपर है। हिंदी का 2021 का पेपर, जिसको कि पेपर 2 कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि जो नेट का एग्ज़ाम है वह आपका जून में है और आपके पास समय कम है, तो PYQ ज़रूर देखिए। PYQ से भी फ़ायदा होगा। बाकी हमें कंसेप्ट वाली किताबें तो पढ़नी ही है, जो भी नोट्स बनाए हैं या फिर जो भी की पॉइंट है आपके सभी गद्य विधाओं के, चाहे वह उपन्यास हो कहानी हो, जो कि सिलेबस में है चीज़ें हैं उसी को आप देखिएगा। और PYQ भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो इसमें देखते हैं 81वां नंबर क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे पहले 4 वीडियो हैं, वह भी आप ज़रूर देख सकते हैं। आपको देखना चाहिए 100 के 100 क्वेश्चन के लिए। और पेपर 1 में 50 और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं। जो पेपर 2 होता है वह आपका सब्जेक्ट होता है, जिस सब्जेक्ट से आपने PG किया है। ठीक, 150 क्वेश्चन, 3 घंटे का समय, और बाकी क्या है आपका 3 घंटे का समय, 150 क्वेश्चन। 150 का मतलब कि 50 पहले पेपर का, 100 दूसरे पेपर का, और 2-2 नंबर का है, और माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, इतना सभी को पता होगा। नहीं पता है तो फिर इसलिए तो हम बता देते हैं, इसलिए तो हर वीडियो में बताते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्नापना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा कि जो धरती धन्नापना है, चाहे 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 बात किया जाए जो कृष्णा सोबती का है। कौन सा है कृष्णा सोबती का? कृष्णा सोबती का है जिंदगी नामा। वह भी आपके पंजाब के जीवन पे आधारित है, और यह भी आपके पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा पे आधारित है। देखिए क्या है कि पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा को जगदीश चंद्र द्वारा कृत उपन्यास धरती धन न अपना में चित्रित किया गया है। जगदीश चंद्र एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनका उपन्यास धरती धन न अपना प्रकाशन वर्ष कब का है? 1972। और इनके अन्य उपन्यासों की बात की जाए तो वह भी तथ्यात्मक है, यानी कि याद करने लायक है, हमें पता होना चाहिए। यादों का पहाड़ 1966 का, आधा पुल 1973 का। क्या होता है कि जो सिलेबस में लगे हुए उपन्यासकार हैं, यानी कि जो विधा है वह तो पूछी भी जाती है। इसके अलावा वह भी पूछा जा सकता है इनकी अन्य गद्य विधाएँ हैं। तो जो रचना लगी है, जो जैसे कि जगदीश चंद्र उपन्यास लिखे हैं तो यह इनका उपन्यास है, तो इनके बाकी बचे उपन्यासों को भी काल क्रमानुसार हमें याद करना है, हमें पता करके चलना है। तो यादों का पहाड़ 1966 का है, आधा पुल 1973 का है, कभी ना छोड़े खेत 1976 का है, मुट्ठी भर काकर 1976 का है, टुंडा लाट 1978 का है, नरक कुंड में वास 1994 का है। यानी कि इनमें से सबसे लेटेस्ट की बात की जाए तो कौन है? 1994 वाला नरक कुंड में वास। और सबसे पहले यादों का पहाड़ 1966 का। क्वेश्चन नंबर 82 है। जैसे कि इधर पात्र दे दिया है, इधर आपका दे दिया है कहानी। ठीक है, कि कौन सा कहानी किसका पात्र है, यहाँ पे आपको मिलाना है। इधर लहना सिंह है, पीर बख्श हैं, लतिका है, शामनाथ है, तो इधर आपको मिलाना है। जैसा कि इजी क्वेश्चन के रूप में इसे गिना जा सकता है, आप सभी को पता भी होगा। जैसे कि लहना सिंह है, उसने कहा था। पीर बख्श कहाँ से है? पर्दा से है। पर्दा आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा। लतिका तो परिंदे की है, लतिका काफ़ी फेमस है, परिंदे निर्मल वर्मा की। शामनाथ जो है चीप की दावत के हैं, चीप की दावत के। इसका विश्लेषण भी आप देख सकते हैं कि कौन किसके द्वारा लिखी गई कहानी है। लहना सिंह उसने कहा था गुलेरी के द्वारा है। कौन गुलेरी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पीर बख्श पर्दा है, यशपाल के द्वारा लिखा गया है। लतिका परिंदे है, निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। परिंदे तो जो यह केवल परिंदे है ना, यह नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। सामनाथ चीप की दावत भीष्म साहनी का है, यह भी क्या है? यह भी नेट के सिलेबस में है। ये दोनों नेट के सिलेबस में है। यशपाल का पर्दा दे दिया है, यशपाल क्योंकि आपके नेट के सिलेबस में है। उसने कहा था गुलेरी का, यह भी आपका नेट के सिलेबस में है। तो अधिकतर जो देता है ना वह नेट के सिलेबस वाला ही ऑप्शन दे देता है।
क्वेश्चन नंबर 83, बकरी नाटक से संबंधित तथ्य कौन से हैं? तो यहाँ पे दे दिया है कि कौन से तथ्य बकरी नाटक से संबंधित हैं। इसको पहले हम देख लेते हैं, फिर इसका आंसर देखते हैं। यह स्वातंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा, इनका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है। तीसरा, इनके गीत साधारण कोटि के हैं। और चौथा, इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। तो कौन सा तथ्य सही तथ्य, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, संबंधित सही तथ्य कौन से हैं, मतलब इसमें से जो सही तथ्य है उसको हमें बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा पहला और चौथा बातें सही है। सॉरी, सो सॉरी। देखिए, यह स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यह बात सही है। और चौथी बात है, इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग हुआ है, यह भी सही है। देखिए, यह बात से भी लगेगा कि गलत है। इसका कथ्य बिखरा हुआ है, तो बिखरा हुआ नहीं है। और तीसरा है, इसका गीत साधारण कोटि के है, तो ऐसी बात भी नहीं है कि साधारण कोटि के है, मतलब कि ठीक ठाक अंदाज में लिखे गए हैं। और विश्लेषण देखते हैं इसके, जो छूट चीज गई हैं या अन्य चीज़ें हैं उसको। इसमें नौटंकी शैली का है, स्वतंत्रता के बाद का है, यह तो बात सही है। और बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य दोनों हो गया, ठीक है। बकरी नाटक किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, नेट के सिलेबस में लगा हुआ है ना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जनवादी नाटककार हैं। इनके नाटक लोक नाट्य शैली में आबद्ध हैं। इनके 3 नाटक हैं। कौन है? बकरी 1974 का है, लड़ाई 1979 का है, और क्या है? अब गरीबी हटाओ। बकरी नाटक 1975 में आपातकाल से 1 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था। और इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। और प्रत्येक में कितने कितने दृश्य हैं? 3-3 दृश्य हैं, मतलब 2 अंक 3-3 दृश्य हैं। एक में जैसे कि पहले वाले अंक में 3 दृश्य है, दूसरे वाले अंक में भी 3 दृश्य हैं। इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में, पूछ भी सकता है कि किस प्रदेश की शैली पर आधारित है, तो उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में। काफ़ी आपको अच्छा भी लगेगा। इससे 2 सालों से 2 बार के पेपर से 23-24 में भी कहाँ हुआ, 22-23 में जो हुआ था ना, तो 2 बार जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं, इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं, काल क्रमानुसार बनाए हैं कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, और या फिर बकरी नाटक में किसका कथन है। इस नाटक में जनवादी चेतना, राजनीति व्यंग, आम आदमी की व्यथा, भ्रष्टाचार और विसंगतियों का चित्रण हुआ है। क्वेश्चन 84 देखते हैं। अंधा युग, युयुत्सु की चिंता क्या है? जो अंधा युग है, इसमें युयुत्सु की चिंता क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मानव भविष्य की रक्षा करना। क्या है? मानव भविष्य की रक्षा करना है। अंधा युग कब का है? 1954 का। किसने लिखा है? डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा है। और वही चिंता इसमें क्या है? युयुत्सु की चिंता क्या है? मानव भविष्य की रक्षा, ठीक है। इसमें महाभारत के अवसान के बाद, मतलब महाभारत की जो समाप्ति हो जाती है, अवसान मतलब खत्मा, महाभारत की खत्मा, आखिरी दिन का जो खत्म हो जाता है युद्ध, तो उसके बाद की स्थिति का चित्रण है। सही से और कहा जाए तो महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद अंधा युग का दृश्य शुरू होता है, तो उसके बाद से लेकर कृष्ण की मृत्यु तक। तो इसके पात्र महाभारत कालीन हैं, जैसे कि कृष्ण है, अश्वत्थामा है, योशु है, संजय है, गांधारी है, कृपाचार्य है, आदि महाभारत से ही लिए गए पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 85, घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती, तो यह संध्या भाषा नहीं पाई जाती। बाकी पाई जाती है। कौन कौन? भाषा की लाक्षणिकता है, व्यंजकता है, उक्ति वैचित्र है, लेकिन संध्या भाषा नहीं है। ठीक, इसमें यही बात कही गई है। घनानंद की कविता में संध्या भाषा की विशेषता नहीं पाई जाती है। घनानंद की कविता में लौकिक प्रेम है, विरह वर्णन है, सर्वोपरि दोनों का स्थान है। इनकी कविता में भाषा की लाक्षणिकता, व्यंजकता और उक्ति वैचित्र की विशेषता पाई जाती है। घनानंद की कविता की एक विशेषता घनानंद द्वारा प्रयुक्त क्या है? मर्मोक्तियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, एक कारण है, एक उसका मतलब कथन है। कथन और कारण है। अभिकथन क्या है? कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। कारण है क्योंकि मनुष्य के हृदय की प्रकृत अवस्था कविता से संभव है। तो क्या यह बातें सही है? तो देखिए, सही हो चाहे गलत हो, हमें अपने स्तर से देखना है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो कविता के बारे में कही गई बात है, दोनों बातें सही है और उसकी व्याख्या भी सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा।
यानी कि कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। कारण है क्योंकि मनुष्य के हृदय की प्राकृतिक अवस्था कविता से संभव है। जो नेचुरल थिंग है वह कविता से ही आती है। देखते हैं सब लोग या फिर ज़्यादातर लोग कैसे गाना गाने लगते हैं बाथरूम में। अगला है अरे यायावर रहेगा। 87 नंबर क्वेश्चन, अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है? माजुली, धरती का धनी, 20वीं सदी का बाणभट्ट, बहता पानी, निर्मला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला और चौथा है इसमें, जो मतलब उस वहाँ से दे दिया है, जो जो उसमें हेडिंग लगाया गया है शुरू में। तो माजुली तो है, अब जानते हैं असम में, बहता पानी, निर्मला यह भी शीर्षक है। धरती का धनी नहीं है, 20वीं सदी का बाणभट्ट नहीं है, दोनों नहीं है। देखिए बात किया जाए तो सभी यात्रा वृत्तांतों के सभी प्रकरणों की बात किया जाए तो पहले प्रकरण की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि उसी की बात चली है। तो परशुराम से तुरखम है पहले का नाम, फिर उसके बाद किरणों की खोज में, फिर देवताओं के अंचल में, फिर मौत की घाटी में, फिर एलूरा, फिर माजुली, फिर बहता पानी, निर्मला। और यह किसके द्वारा लिखा गया है? हरिश्चंद्र नहीं यार, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। कभी कभी हो जाता है, कुछ बोलना चाहते हैं कुछ निकल जाता है, ऐसी गलतियां मानव त्रुटि हो सकती है। यह त्रुटि हो सकती है कभी कभी, लेकिन कोशिश रहती है कि ऐसा ना हो। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इसके लेखक हैं, और यह इनका जो यात्रा वृत्तांत है अरे यायावर रहेगा याद, वहाँ से लिया गया है। और यही शीर्षक भी है, 1 2 3 4 5 6 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इसको इसी क्रम में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 88 है। 88 क्या कहता है? क्या कहत है 88 क्या कहत है? तो देखिए, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा? काव्य ग्रंथ उदिता है, चांद का मुंह टेढ़ा है, चिंता है, संसद से सड़क तक है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। इसका सही पहले आएगा चिंता आएगा, फिर चांद का मुंह टेढ़ा है, फिर संसद से सड़क तक, फिर उदिता आएगा। यानी कि जो यह कविताएं लिखी गई हैं वह आपके समय यानी कालक्रम के अनुसार देख के लगाना है। जैसे काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम चिंता 1924 का था, आगे और चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 मुक्तिबोध का है। इसके बाद मुक्तिबोध के अलावा संसद से सड़क तक सुदामा पंडित धूमिल का है 1972 का है। और इसके बाद उदिता 1980 का है, शमशेर बहादुर सिंह का है। अगला क्वेश्चन 89 देखते हैं। कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? मोहसिन, भजन सिंह, महमूद, जुम्मन शेख। तो कोई कौन नहीं है यहाँ पे आपको बताना है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ये मतलब हुआ था कि यह फंसा सकता है, ऐसा फंसा, कठिन पेपर बना दिया। तो देखिए जुम्मन शेख और भान सिंह ईदगाह के पात्र नहीं है नहीं है। कौन कौन है ईदगाह के पात्र? तो मोहसिन है, और आपके जो इसमें दिया है यह मोहसिन तो है ही, इसके बाद महमूद भी है। तो जो जो पात्र है उसको हमें देखना जरूरी हो जाता है। अमीना है जो उसकी दादी है, हामिद पोता है जो कि चिमटा खरीद के लाता है, मोहसिन दोस्त है, महमूद दोस्त है, नूरे दोस्त है, सम्मी दोस्त है, जुम्मन शेख पंच परमेश्वर कहानी का पात्र है। जो भी पंच परमेश्वर ने कहा उसके पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है। नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्यों को बताना है। सही तथ्य पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे 4 दिया है। सही आंसर केवल देखते हैं, और सही आंसर का मतलब कि पहला और चौथा सही है। पहला हम क्या है? नागमती वियोग खंड के पहला मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्या है? यह 12 मासा शैली में लिखा गया है, सही बात है। और नागमती में नागमती के आंसुओं से, यहाँ चौथा भी है, नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। ठीक है, इसका विश्लेषण भी देखना होगा। मलिक मोहम्मद जैसी कृत पद्मावत महाकाव्य में नागमती के विरह विदग्ध हृदय की संवेदनशीलता का उत्कर्ष देखने को मिलता है। नागमती विरह वर्णन में जैसे व्यथा स्वयं ही मुखरित होने लगती है। नागमती वियोग खंड में 12 मासा वर्णन के साथ साथ नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी जान पड़ती है। इसके बाद देखिए हम गद्यांश नहीं पढ़ेंगे। क्या करेंगे? हम गद्यांश नहीं पढ़ेंगे,
मतलब नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे भी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए आप गद्यांश लंबा है, समय लगेगा, इसको हम आपके सामने ऐसे ऐसे कर देते हैं धीरे धीरे। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ज़रूर, अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, और अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, तभी आपको आंसर देने में सुविधा होगी। हम आंसर देते हुए चलते हैं, बाकी आपने सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा कुछ लोग सोच सकते हैं, ऐसा मतलब हमारा प्रयास रहेगा। देखिए इसमें बाकी मतलब आप रोक के पूरा पढ़ सकते हैं, इसीलिए तो हम धीरे धीरे किए, रोक के पढ़ सकते हैं पूरा गद्यांश, उसके बाद आंसर दीजिए, आसान हो जाता है। देखिए हमारा वर्तमान साहित्य क्या है, तो यह गद्यांश के अनुसार लगाना है। इसमें हमें खोजना है कि यह कहाँ पे है, ये शब्द कभी कभी सीधे दे देता है कि यह शब्द यहीं पे है, आगे यह वाक्य होगा, कभी कभी घुमा के देता है कि उसके भावों को समझ के हमें लगाना पड़ता है। जैसे कि हमारा वर्तमान साहित्य क्या है, सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है, नहीं है। और इसका विश्लेषण क्या देखेंगे, विश्लेषण देख लीजिए, वही चीज़ है, ये तो गद्यांश है। और 92 है, किसी देश और उसके नागरिकों का चरित्र निर्माण तभी संभव है जब जब क्या, जब उस देश में सत साहित्य हो। क्या हो, जब उस देश में सत साहित्य हो। इसको भी आप देख सकते हैं विश्लेषण के तौर पे। 93 93 क्वेश्चन है, अदम्य आकांक्षा के बिना क्या हो सकता है। तो विद्यालय खोज के लिए अदम्य आकांक्षा के बिना क्या हो सकता है, तो इसका सही है बी, ऑप्शन नंबर बी, विद्या व्यर्थ है और साहित्यिक निष्ठा के साथ साथ रास्ते की खोज संभव नहीं है। ठीक, यहाँ पे विश्लेषण आप देख सकते हैं। 94 है, इस अनुच्छेद में वर्णित अन्योन्याश्रित बातों का मूल क्या है, उसका मूल क्या है, तो इसका मूल आपका, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, जैसे कि 95 नंबर का क्वेश्चन है, वहीं गद्यांश वाला, बड़ा कर ले, हाँ कर लीजिए, कर लीजिए, बड़ा कर लें सही में, हाँ और बड़ा कर लीजिए। देखिए 95 साहित्य साधना की अनुर्वरता, क्या, अनुवर्ता का कारण क्या है। अनुर्वरता का कारण है क्या, ऑप्शन नंबर ए, देश के निवासियों में अच्छी शिक्षा और संस्कार के प्रति अदम्य इच्छा और अध्यवसाय का अभाव। यह गद्यांश के अनुसार होगा। यहाँ पे उसका विश्लेषण भी आप देख सकते हैं। बाकी एक और गद्यांश आपके आंखों के सामने यहाँ पे है, इसको आपको देखना चाहिए। 96 नंबर का क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, 96 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा। यानी कि अनुसंधान, नए विचार और वैज्ञानिक विवेचन से उद्घाटित मार्मिक परिस्थितियों के मूर्त और सजीव चित्र को कवि और अपने काव्य के लक्षण के रूप में शामिल करना होगा। यह उसी के अनुसार है। इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद विश्लेषण तो आप देख ही सकते हैं। इसके बाद 97, देखिए 97 है, प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में, यानी कि 10 क्वेश्चन तो रहता ही है आपका, जो है जिससे कहा जाता है कि आपका पैराग्राफ से, तो यहाँ पे आपको नंबर लेना इजी हो जाता है, लगभग आपका सही हो जाएगा, या फिर बहुत गलत होगा तो इक्का दुक्का होगा। तो प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पे ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है तो सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। जैसे भाव व्यापार से ज्ञान व्यापार संचालित होता है, यह नहीं है, यह नहीं है, मतलब यह सही नहीं है। बाकी सब सही है। बाकी सब सही का मतलब कि भावना या कल्पना ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सामग्री को संयोजित करती है और नए विचारों वैज्ञानिक विवेचनों के परिप्रेक्ष्य में कवि को अपनी सर्जना शक्ति को समृद्ध करना आवश्यक है। डी है, भाव का प्रसार ज्ञान के प्रसार के भीतर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 98 है, प्रस्तुत अवतरण या फिर संदर्भ में, मतलब गद्यांश जो है अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे सही पूछा है, बाकी सब गलत है, यहाँ पे सही पूछा है। ठीक, कौन सा कथन सही है, एक सही होगा, कोई एक सही होगा, बाकी गलत होगा, तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। हमारे ज़माने में अपने विचारों के विस्तार के साथ हृदय का विस्तार करना आवश्यक है। देखिए अपने से नहीं लगाना है, बल्कि गद्यांश को पढ़ना है, उसके अनुसार जो सही आंसर लगे उसको हमें बताना है।
क्वेश्चन 99 है, प्रस्तुत अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो मैं यानी कि सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी, बाकी बातें सही हैं। जैसे ज्ञान प्रसार के दायरे से भाव प्रसार परे है यानी अलग है, तो यह बात गलत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान प्रसार के दायरे से भाव प्रसार परे है, यानी कि यह बात सही नहीं है। बाकी सही चीज़ों को हमें देखना जरूरी है, मतलब ऐसे ही जरूरी क्या है, गद्यांश है तो ठीक है। सीधे सीधे आंसर चलते हैं बी। आखिरी क्वेश्चन है, प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, गद्यांश एक बार अच्छे से पढ़िए, तेजी से पढ़िए, समय का भी ध्यान रखिए और फिर तुरंत क्वेश्चन देखिए। पहले तो क्वेश्चन देखिए, उसको खोजिए कि कहाँ पे है। यदि उसका एक वाक्य एक शब्द ये सब मिल गया तो फिर उसको भावों को समझने का प्रयास कीजिए। सीधा सीधा पूछा है तो ठीक, सीधा नहीं पूछा है, घुमा के पूछा है तो भावों को समझ कर ही हम सही आंसर लगा सकते हैं। तो प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो चारों में से कोई एक सही होगा। तो सही कौन सा है, सभ्यता के विकास में, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो छोटा कर लें थोड़ा सा, देखिए डी पे क्या है, सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य के विचार अधिक व्यापक हो गए हैं, यह बात सही है, सही की पूछी जाए तो। बाकी सब बात तीनों जी का, मतलब तीनों लोगों का, तीनों ऑप्शनों का गलत है। तो सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य के विचार अधिक व्यापक हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन समाप्त हुए। आपको कमेंट में ज़रूर बताना चाहिए कि आपको कैसा लगा, या आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, या फिर क्या कमियाँ आपको लगी, यह भी आप बता सकते हैं कि नहीं सर यह आपने गलत बताया, या फिर आपने इसको ठीक ढंग से नहीं बताया, या फिर यह छूट गया। जो भी आपको लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट के माध्यम से टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। बाकी सुझाव और सवाल पूछते रहिए कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तो एक सेट हमारा आज हुआ पूरा। देखिए 100 क्वेश्चनों की जो सीरीज़ थी 2021 का, हालांकि 2021 में 2 पेपर हुआ था, तो एक पेपर का तो हो चुका है, हमने करा दिया क्वेश्चन, और दूसरे पेपर का ये जो द्वितीय पाली का पेपर था इसका भी हम लोग अभी अभी इस बार मतलब ख़त्म हो गया। तो 2021 का जो पेपर था आपको ज़रूर जाके देखना चाहिए, नहीं देखें तो। और चारों वीडियो ज़्यादा दिनों के अंतराल पे नहीं है, और इसके अलावा आप वहाँ पे ज़रूर देख सकते हैं। उसको देखिए, समझिए किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं। तो 21 का आपका जो है 2021 का या द्वितीय पाली का था, 2021 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।